आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना आज से करीब 10-12 साल पहले की होगी। अचानक से पिताजी की तबीयत बिगड़ जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अब घर का सारा खर्चा मैं ही उठाता था। इस घर के अलावा हमारे पास एक और घर भी था। वो यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर लीलावती गांव में था। वहाँ हमारा पुश्तैनी घर काफी बड़ा था और काफी पुराना भी हो चुका था। तो पिताजी और मैंने मिलकर ये फैसला किया क्यों ना उस घर को बेच दिया जाए। इससे अच्छा खासा पैसे भी मिल जाएंगे और मेरे ऊपर का बोझ कुछ दिनों के लिए ही थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे में जबकि पिताजी की तबीयत खराब थी तो वहां जाकर उस घर को बेचने की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर थी। तो मैं ज्यादा वक्त ना गवाते हुए तुरंत निकल पड़ा लीलावती गांव के लिए। बस का सफर वैसे मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मगर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है वहां पहुंचने का। तो मैंने बस का ही सहारा लिया और पहुंच गया अपने गांव। मैं करीब 4-5 सालों के बाद अपने गांव आया था। गांव थोड़ा बहुत बदला था और थोड़ा बहुत वही पुराने वाला ही था। गांव के जो कुछ लोग मुझे जानते थे उन्होंने मेरे आने की खुशी जाहिर की, मगर जब मैंने उन्हें ये बात बताई कि मैं यहाँ अपना वो पुश्तैनी घर बेचने के लिए आया हूँ तो ना जाने क्यों उनका चेहरा कुछ अजीब सा हो उठा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ बताना चाह रहे हों पर बोल नहीं रहे। खैर, थोड़े वक्त बाद मेरी मुलाकात रहमत चाचा से हुई। रहमत चाचा मुझे बचपन से जानते हैं। आखिरकार हम पहले इस घर में ही रहा करते थे। रहमत चाचा से मुझे एक अजीब बात सुनने को मिली। उन्होंने कहा, बेटा तुम ये घर बेचने तो आए हो, अच्छी बात है, मगर तुम इसे बेच नहीं पाओगे। तो इस पर मैंने चाचा से पूछा, क्यों नहीं बेच पाऊंगा चाचा? इस पर रहमत चाचा ने कहा, कोशिश करके देख लो। ये कहकर रहमत चाचा वहां से चले गए। मुझे उनकी बात कुछ समझ नहीं आई। खैर, अब उनकी उम्र हो चली है तो शायद इसलिए ऐसा होगा। यही सोचकर मैं सीधे अपने पुश्तैनी घर पहुंचा। घर अब पहले जैसा नहीं था। चारों तरफ धूल की एक मोटी चादर बिछ चुकी थी। जाहिर है 4-5 सालों में अगर सफाई नहीं होगी तो ये हाल होना ही था। अब सबसे पहले मुझे ये घर साफ करना होगा, उसके बाद ही मैं किसी को ये घर दिखाने ला सकूंगा। यही सोचकर मैं सीधे काम पर लग गया। आसपास की जगहों से जब धूल हटा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी यादों से धूल हट रही हो। यादें जो इस घर के साथ जुड़ी हुई थी। पिताजी के डांटने पर सीढ़ियों में सिर झुकाकर बैठ जाना, या माँ के लाख समझाने के बावजूद भी उस बड़े से दरवाजे में झूलना, सब कुछ जैसे एक फिल्म की तरह आंखों के सामने नजर आने लगा था। सच कहूं तो अब मेरा मन नहीं कर रहा था उस घर को बेचने का। खैर, घर काफी बड़ा था तो एक दिन में तो साफ होने से रहा और अब शाम हो चली है। क्योंकि सफर के कारण मैं काफी थक गया था और भूख भी काफी तेज लग रही थी तो मैं कुछ खाने बाहर चला गया। बाहर से कुछ हल्का फुल्का खाया और रात के लिए खाना लेकर वापस घर आ गया। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे लोगों की चहलकदमी कम हो रही थी। आलम यह था कि 10 बजते ना बजते सारा गांव सुनसान पड़ गया। कुछ चीजें अभी भी नहीं बदली थीं। खैर, मैं भी सोने की तैयारी करने लगा। खाना मैं खा चुका था और नीचे का एक कमरा भी साफ था तो मैं वहीं पर पसर गया। अभी मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं
किसी इंसान के ऊपर लेट गया हूं। मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया, मगर वहां पर कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा। मैं वापस से लेट गया। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। रह रहकर झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। और फिर लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं। न जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी, ये घर नहीं बिकना चाहिए। अभी तक मैंने अपनी आंखें नहीं खोली थीं। मैं नींद में ही उस आवाज को सुन रहा था। वो आवाज ठीक मेरे बगल से आ रही थी। मैंने सिर घुमाकर अपने बगल में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ठीक मेरे बगल में मेरे दादाजी सोए हुए थे, जिनको मरे करीब 7 साल हो चुके हैं। उनका चेहरा पूरा सफेद था, होंठ सूखे हुए थे और आंखों में काले काले खड्डे पड़ चुके थे। मैं हड़बड़ाकर पलंग से नीचे गिर गया। मैंने वापस से सिर उठाकर जब पलंग पर देखा तो अब वहां कोई नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अभी अभी मैंने जो देखा क्या वो एक सपना था या हकीकत। यही सोचकर मैंने कमरे के खुले हुए दरवाजे से बाहर हॉल की तरफ देखा तो मेरी आंखें जैसे उस जगह पर जम सी गईं, क्योंकि बाहर हॉल में मेरे बड़े पापा इधर उधर टहल रहे थे और बार बार यही बोल रहे थे कि यह घर नहीं बिकना चाहिए। मेरे बड़े पापा की मौत आज से 5 साल पहले इसी घर में हुई थी। मैं समझ गया कि ये कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। मैं तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हुआ और जैसे तैसे उस घर से भाग निकला। रात इधर उधर गुजार दी। अगली सुबह मैंने इस बात का जिक्र रहमत चाचा से किया तो इस पर चाचा ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था बेटा, तुम इस घर को नहीं बेच पाओगे। ये तुम लोगों का पुश्तैनी घर है। यहाँ तुम्हारे दादा चाचा मरे हैं, उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। इसका और अब उनकी आत्माओं का भी ये घर उनका है और तुम ये घर कभी नहीं बेच पाओगे। बहुत बार लोग चोरी के इरादे से इस घर के अंदर घुसे हैं, मगर अगली सुबह सिर्फ उनकी लाशें ही मिलती हैं, वो भी घर के बाहर। ये सब सुनकर मैं जितना हैरान हुआ उतना ही डरा हुआ भी था। उसके बाद मैं वहां एक पल भी नहीं रुका। मैं वापस अपने घर आ गया। आज भी वो पुश्तैनी घर हमारा ही है और उसी गांव में स्थित है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मयंक वन विभाग में काम करता था, जिस वजह से आए दिन उसका ट्रांसफर देश के अलग अलग प्रांतों में होता ही रहता था। इस बार भी मयंक का ट्रांसफर आसाम के जंगलों में हुआ था, क्योंकि इस दुनिया में मयंक का और कोई भी नहीं था, जिस वजह से मयंक ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और सीधे आसाम पहुंच गया। आसाम जंगल के वन विभाग में जाकर मयंक ने सबको अपना परिचय दिया और सबसे जान पहचान कर लेने के बाद मयंक को आराम करने की हिदायत दी गई, क्योंकि वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और उसे आज रात से ही काम शुरू करना था। मगर मयंक उसे अभी आराम करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए उसने एक दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर को पकड़ा और दोनों जंगल देखने निकल गए। मयंक बड़ा ही चंचल किस्म का लड़का था। उसे जब भी कोई चीज समझ नहीं आती थी वो सामने वाले से बेझिझक पूछता था। खैर, अब उन दोनों को जंगल में घूमते घूमते शाम हो चुकी थी। दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसका नाम हरिदेव था, उसने मयंक को लगभग पूरा जंगल ही घुमा दिया था।
सिर्फ एक इलाके को छोड़कर जंगल का पूर्वी इलाका, जो कि बाकी इलाकों से ज्यादा घना और विशाल लग रहा था, जिस पर मयंक ने हरिदेव से पूछा, भैया उस तरफ तो हम लोग गए ही नहीं, चलिए उधर जाते हैं। इस पर हरिदेव बोला, नहीं, गलती से भी उधर मत जाना, उधर खतरा है। इस पर मयंक बोला, खतरा? किसका खतरा? जंगली जानवरों का? इस पर हरिदेव बोला, नहीं, उससे भी बड़ा खतरा, निशी का। पहले तुम चलो वन विभाग, रास्ते में सब बताता हूं। जिसके बाद मयंक और हरिदेव दोनों वन विभाग की तरफ आगे बढ़ने लगे। तभी चलते चलते हरिदेव ने मयंक से कहा, सुनो, तुम अभी इस जगह पर पहली बार आए हो, ये जंगल जैसा दिखता है असल में वैसा है नहीं। मयंक को हरिदेव की बात जरा भी समझ नहीं आ रही थी, जिस पर उसने हरिदेव से कहा, क्या बोल रहे हैं भैया आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर हरिदेव बोला, समझने समझाने की बात छोड़ो, तुम बस इतना जान लो कि जंगल के उस इलाके में नहीं जाना है। हालांकि हरिदेव को सब कुछ मालूम था, पर उसने मयंक को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नया लड़का था, इसलिए हरिदेव कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन शायद हरिदेव को यह पता नहीं था कि उसने मयंक को पूरी बात ना बताकर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। खैर, कुछ ही देर में वो दोनों वन विभाग के दफ्तर में पहुंच गए और अपने अपने कमरे में जाकर दोनों सो गए। मगर मयंक, उसके जहन में हरिदेव की बात जैसे छपसी गई थी। वो इतना थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में जरा भी नींद नहीं था। ठीक रात के 9 बजे मयंक और हरिदेव दोनों जंगलों की तरफ निकल गए। चूंकि मयंक नया लड़का था, इसलिए उसे अकेले ना छोड़कर हरिदेव के साथ भेजा गया था। मयंक के हाथों में सिर्फ एक लाठी थी और हरिदेव के पास एक लाठी और वॉकी टॉकी। दोनों जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे। मयंक कभी भी उसी सोच में पड़ा था कि आखिर हरिदेव ने उसे उस तरफ जाने के लिए क्यों मना किया, और ये निशी है कौन जिससे सब लोग डरते हैं। यही सब सोचते सोचते मयंक चले जा रहा था। वो जंगल दिन में जैसा दिखता था, रात के वक्त वैसा बिल्कुल भी नहीं था। रात के अंधेरे में वो जंगल काफी डरावना नजर आ रहा था। हालांकि आसमान पर चांद निकला हुआ था, मगर जंगल में लगे विशाल पेड़ों के कारण चांद की रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही थी। हालांकि उन दोनों के पास टॉर्च था, इसलिए चलने में उन्हें कुछ खासा दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। चलते चलते वो दोनों अभी जंगल में काफी अंदर आ चुके थे और अब तक सब कुछ सही चल रहा था। तभी मयंक ने एक बार फिर हरिदेव से कहा, भैया बताइए ना, कौन है निशी, और कोई जंगल के उस तरफ क्यों नहीं जाता? इस पर हरिदेव ने मयंक से कहा, चुप हो जाओ, रात में उसका नाम मत लो, कल सुबह सब बताऊंगा। अभी हरिदेव ने इतना कहा ही था कि तभी उन दोनों को किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मयंक एकदम से चौंक उठा और उसने हरिदेव से कहा, भैया आपको कोई आवाज आ रही है क्या? कोई रो रहा है ना? इस पर हरिदेव बोला, उस आवाज पर उतना ध्यान मत दो, ये आवाज रोज आती है। मयंक को अब सब कुछ बड़ा अजीब सा लगने लगा था। आखिर कोई किसी बच्ची के रोने की आवाज को नजरअंदाज कैसे कर सकता है? हो सकता है वो बच्ची किसी मुसीबत में हो। यही सोचते हुए मयंक उस आवाज को गौर से सुनने लगा ताकि वो ये जान सके कि आवाज किस ओर से आ रही है। कुछ देर तक उस आवाज को गौर से सुनने पर पता चला कि वो आवाज उसी तरफ से आ रही है जिधर हरिदेव ने उसे जाने से मना किया था। मयंक को बड़ा अजीब लगा
कि आखिर इतनी रात गए जंगल में कौन रो रहा होगा, मगर मयंक को उस रोने वाले की चिंता भी हो रही थी। लिहाजा मयंक उस आवाज की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा। अभी मयंक उस आवाज की तरफ आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से हरिदेव ने उसे टोकते हुए कहा, रुको मत जाओ, ये उसकी चाल है। मगर मयंक ने उसकी एक नहीं सुनी और वो उस तरफ जाते हुए बोला, आपको नहीं जाना तो मत जाओ, वहां किसी को मदद की जरूरत है, मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर मयंक जंगल में उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। जंगल का वो इलाका बाकी इलाकों के मुकाबले बहुत ज्यादा घना था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से वहां कोई आया ही नहीं हो। उस इलाके में झींगुरों की आवाजें बहुत ज्यादा तेज थीं और जैसे जैसे मयंक आगे बढ़ता जा रहा था वो रोने की आवाज और भी तेज होते जा रही थी। टॉर्च को इधर उधर घुमाते हुए अभी मयंक आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपनी टॉर्च की लाइट में एक पेड़ के नीचे कोई बच्ची बैठी हुई दिखी। वो बच्ची अपना सिर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी मयंक उस बच्ची के पास गया और बोला, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हो? इस पर उस बच्ची ने कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर उसका रोना बंद हो गया। मयंक ने दोबारा पूछा तो इस बार उस बच्ची ने अपना सिर ऊपर उठाया और मयंक की तरफ देखते हुए बोली, भैया वहां पर किसी की लाश पड़ी है। ये सुनकर मयंक उस बच्ची से चौंकते हुए बोला, कहाँ, किसकी लाश पड़ी है? इस पर बच्ची बोली, आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। इतना बोलकर उस बच्ची ने मयंक का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ जंगलों में अंदर ले जाने लगी। उस बच्ची का हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडा था, मगर मयंक ने इस बात पर उतना गौर नहीं किया और उस बच्ची के साथ चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद वो बच्ची रुकी और सामने की तरफ हाथ का इशारा किया। मयंक ने जब उस बच्ची के इशारे की तरफ अपनी टॉर्च घुमाई तो पाया कि वहां औंधे मुंह जमीन पर किसी की लाश पड़ी है। मयंक दौड़कर उस लाश के पास गया और उस लाश का चेहरा जैसे ही मयंक ने अपनी तरफ घुमाया तो उसके होश उड़ गए और वो सर से लेकर पैर तक कांपने लगा, क्योंकि वो लाश उसी बच्ची की थी जो मयंक को यहां पर लेकर आई थी। मयंक ने झट से पीछे देखा, मगर अब वहां कोई बच्ची नहीं थी। इससे पहले कि मयंक कुछ कर पाता, जमीन पर पड़े उस बच्ची की लाश ने अचानक से मयंक का गला दबोच लिया। उस बच्ची ने मयंक का गला इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वो अपना सिर हिला भी नहीं पा रहा था। अभी मयंक मरने ही वाला था कि तभी हरिदेव 4-5 लोगों को लेकर वहां पहुंच गया और उनके आते ही वो बच्ची हवा में धुआं हो गई और ऐसे मयंक की जान बच गई। पर वो था क्या, मयंक को आज तक ये पता नहीं चल पाया। मेरी कार काफी रफ्तार से उस रास्ते पर दौड़े जा रही थी। कार चलाते वक्त जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर का नज़ारा देखकर मैंने अपनी कार की रफ्तार और बढ़ा ली, क्योंकि बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था और साथ ही रास्ते के किनारे लंबे पेड़ उस रास्ते को और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वो दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। मैं एक डॉक्टर हूँ तो इन सब भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता, मगर ये सुनसान रास्ता, साथ ही जंगल से आ रही तरह तरह की आवाजें मेरे मन में एक अलग डर का अनुभव करा रही थी, जिसे मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। दरअसल आज से कुछ दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर शहर से काफी दूर भीमपुर नाम के एक गांव में हुआ है। 1-2 दिन तो मुझे काफी तकलीफ हुई,
मगर समय के साथ मैं भी अब उस परिस्थिति में ढल चुका हूँ। शहर हो या गांव, जहां भी गया मुझे वहां के लोग अच्छे ही मिले। ऐसा हो भी क्यों ना, जिसके साथ जैसा व्यवहार करूंगा वो भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। रात हो या दिन, अगर कोई मरीज तकलीफ में हो तो मैं उसे देखने कहीं भी चला जाता हूँ। ऐसे ही आज मैं गांव से 10 किलोमीटर दूर एक मरीज को देखकर वापस लौट रहा हूँ। उसकी हालत काफी गंभीर थी और अगर मैं नहीं जाता तो शायद वो बच भी नहीं पाता। खैर, अभी मेरी कार रास्ते के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी कार की पिछले वाली सीट पर बैठा हुआ है, क्योंकि मुझे किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। मैं झट से पीछे मुड़ा तो पीछे वाली सीट पर कोई नहीं दिखा, तो मैंने इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। मगर पता नहीं क्यों अब मुझे इस रास्ते पर चलते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अभी भी मेरा घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर था। कार चलाते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें हाथ घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। अभी मेरी कार उस सुनसान रास्ते पर दौड़ ही रही थी कि तभी पता नहीं मुझे और मेरी कार को किसी की नजर लग गई कि मेरी कार एकदम से झटका खाने लगी और 2-3 झटकों में बंद पड़ गई। कार को इस तरह से बंद होता देख मैं सहम गया। मैंने 2-3 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद मैं कार से बाहर निकला और कार का बोनट खोलकर देखने लगा। कार के बाहर निकलते ही मुझे कड़कड़ाती ठंड का एहसास हुआ। जितनी देर मैं कार के अंदर खिड़कियां बंद करके था तो मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही थी, मगर बाहर आते ही ठंड ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। अभी मैं कार चेक कर ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई पड़ी, डॉक्टर साहब। उस आवाज को सुनकर मैं चौंक गया कि भला इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर मुझे कौन पुकार रहा है। फिर जब मैंने अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मुझे घने अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। फिर भी मैंने उस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया, ये सोचकर कि वो कोई गलत आदमी तो नहीं है। अभी मैं खड़ा ही था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैंने मन ही मन में कहा, मगर इस आदमी को कहाँ से पता चल गया कि मैं रात के वक्त इसी रास्ते से गुजरूंगा? और क्या ये आदमी यहाँ खड़े होकर मेरा ही इंतज़ार कर रहा था? जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या हुआ है आपके पिताजी को और कहाँ है वो? जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, पता नहीं डॉक्टर साहब क्या हुआ है, मगर उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। आप मेरे साथ चलिए, वरना कुछ भी हो सकता है। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से रोने लगा। वैसे भी मैं उसे मना नहीं करता, मगर उसे रोता हुआ देखकर मैंने कहा, चलो देखते हैं क्या हुआ है तुम्हारे पिताजी को। इतना बोलकर मैं उस आदमी की तरफ चलता बना। वो आदमी जंगलों के बीच एक कच्चे रास्ते से पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद भी जब उसका घर नहीं आया तो मैंने दोबारा से उस आदमी से कहा, और कितनी दूर है भाई तुम्हारा घर? जिस पर उस आदमी ने अपने हाथों को एक और इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, वो जो दिख रहा है ना, वो मेरा घर है। उस आदमी के इशारा किए गए जगह पर मैंने जब अपनी नजरें दौड़ाई तो हाँ, मुझे जंगलों के बीच में एक घर दिखा जिसके बाहर एक लालटेन जल रहा था। हम दोनों चलकर उस घर के करीब पहुंचे तो वहां पहुंचते ही उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी अंदर ही हैं,
आप चलिए, मैं थोड़ा आता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी जंगलों के भीतर चला गया। खैर मुझे तो मरीज को देखना था, मरीज के घर वालों को नहीं। और अगर कोई ऐसा वैसा काम भी पड़ा तो वो आदमी बोलकर ही गया है कि वो अभी आ जाएगा। मैं चलकर उस घर के अंदर गया तो उस घर में बस एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी दबी सी रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर रखा था। घर के अंदर दाखिल होते ही मैं इधर उधर मरीज को ढूंढने लगा। घर के एक कोने में एक खाट पर एक बुजुर्ग आदमी सोया हुआ दिखा। मैं चलकर उस आदमी के करीब गया और उनसे बोला, क्या बात है चाचा, क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने आंख खोला और कहा, अरे डॉक्टर साहब, आइए आइए, बैठिए, क्या बताऊं क्या हुआ। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि अब ये मुझे अपनी बीमारियों का एक लंबा चौड़ा चिट्ठा सुनाएगा। आगे उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, क्या आप मुझे ठीक कर पाएंगे? ना, आप नहीं कर सकते साहब मुझे ठीक। जिस पर मैंने कहा, अरे चाचा, मुझे एक बार देखने तो दीजिए, हुआ क्या है। इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी डॉक्टर साहब। इतना बोलकर वो आदमी अपनी हाथ को मेरी तरफ बढ़ा दिया। फिर मैंने जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़ा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक कांपने लगा कि भला ये कैसे हो सकता है। किसी भी जिंदा इंसान का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो क्या ये इंसान नहीं बल्कि भूत है। मैं इतना डर चुका था कि मैंने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और वहां से जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने जब दोबारा उस बुजुर्ग आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ा तो मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल वो बूढ़ा आदमी अब उस खाट पर नहीं था और ना ही उस पूरे घर में। इतना सब देखने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां रुक सकूं। मैं भागकर सीधे अपने कार के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर फिर जब मैंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की तो कार एक बार में ही स्टार्ट हो गई, जिसके बाद मैं सीधे अपने घर चला गया। सुबह एक दो लोगों से पूछने पर पता चला कि आज से 2 साल पहले उस आदमी की काफी तबीयत खराब थी, मगर उस समय जो डॉक्टर थे उन्होंने बिना पैसों के उनका इलाज नहीं किया, जिस कारण उनकी मौत हो गई। और अगर मैं उसकी मदद नहीं करने जाता तो वो भूत मुझे भी मार देता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।